सो मैडम, जैसा हम जानते हैं कि इनफर्टिलिटी के लिए सिर्फ फीमेल ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कहीं ना कहीं मेल भी 50% रिस्पॉन्सिबल है आजकल। जिनका स्टेरॉयड अब्यूज की हिस्ट्री रही है कि जिम में सप्लीमेंट्स लिए, इंजेक्शंस लिए फॉर मसल मास बूस्टिंग, उन केसेस में सीमेन एनालिसिस शुड बी डन अर्ली। 100 मिलियन अगर कॉन्सेंट्रेशन है और एक भी स्पर्म नॉर्मल नहीं था, उसके बाद भी पेशेंट्स नॉर्मली कंसीव हुए हैं। वेट पुट ऑन तो नहीं हो गया है, बिकॉज जितना ज़्यादा वजन होता है उतना फीमेल हार्मोन बढ़ता है बॉडी में, सो मेल फीमेल का रेशियो जो है डिस्टॉर्ट हो जाता है। मान लीजिए जो स्पर्म है ना, वो एक रॉकेट की तरह है, उसके एक डायनेमिक्स है जिसकी वजह से वो आगे जाता है। बट ये समझिए कि 2 मिलियन से वो इतना सही हो जाए कि अगर आप कोई भी बाहर की दवाइयाँ ले रहे हो, होम्योपैथी आयुर्वेदिक कुछ ले रहे हैं, कि आप नेचुरल प्रेगनेंसी पा पाएँ, दिस इज अगेंस्ट एविडेंस। क्या मैडम, जिसका 2 मिलियन है, अभी हम बात कर रहे थे, ये पेशेंट का स्पर्म बढ़ सकता है? हाय ऑल, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फर्टिलिटी फोकस, एक पॉडकास्ट चैनल जहां हम आपके लिए लेके आते हैं वो सारे एपिसोड्स जो आपकी प्रेगनेंसी होने की जर्नी में आपको हेल्प कर सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक मिथ है, एक डिसबिलीफ है कि अगर प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही तो उसका कारण फीमेल रिलेटेड होता है। वेरएज़ जब हम ओपीडी में देखते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, और साइंटिफिक डेटा भी ये कहता है कि अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो उसका 50% कारण, यानी जितना वाइफ का योगदान है उतना ही हस्बैंड का योगदान होता है प्रेगनेंसी ना आने में। So because 50% of the cases of infertility are associated with men, today we talk about male infertility. और इसको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हैं गौरव सर, जो रोज़ अलग अलग तरह के सीमेन सैंपल देखते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, उन्हें यूटिलाइज करते हैं आईयूआई में, आईवीएफ में, और वो हमें इंसाइट देंगे मेन हेल्थ और सीमेन के बारे में। थैंक यू मैडम। मैं ना शुरुआत करना चाहूँगा कुछ लाइनों से जो मैंने पढ़ी थी। लाइनें हैं, ज़िंदगी की राह में कुछ अंधेरे भी आएंगे, कुछ सपने टूटेंगे, कुछ फिर से बन जाएंगे। हौसला रख, तू अकेला नहीं है इस सफ़र में, हर दर्द के बाद सवेरे भी आएंगे। तो ऐसे जैसा आपने मैडम बोला कि आज हम बात कर रहे हैं सीमेन एनालिसिस रिलेटेड मेल इनफर्टिलिटी के बारे में। सो मैडम, जैसा हम जानते हैं कि इनफर्टिलिटी के लिए सिर्फ फीमेल ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कहीं ना कहीं मेल भी 50% रिस्पॉन्सिबल है आजकल सीमेन की वजह से। तो सर, इसको इवैल्यूएट करने के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट या सोल टेस्ट जो हम एक्सपेक्ट करते हैं और जो कराने के लिए मोस्ट मेन रेडी नहीं होते हैं, दैट इज सीमेन एनालिसिस। वी शुड बिगिन विद दैट। बट उससे पहले मैं एक आंसर करना चाहूँगी कि कमेंट सेक्शन में बहुत सारे मेन हमसे पूछते हैं कि क्या हम सीमेन सैंपल को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं अपने आप घर पे कि वो ठीक है या नहीं है। ऐसा ना मैडम बहुत बार देखा गया है, खासकर मेल्स में ये रहता है कि अगर ज़्यादा वॉल्यूम है ना, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है तो वो सब कुछ सही है, या बहुत थिक सीमेन सैंपल है तो डार्क वाइट है तो सब कुछ सही है। मगर रियलिटी ये है, अंदर कुछ भी ऊपर या नीचे हो सकता है। तो इसके लिए आपको ज़रूरत है आप सही जगह पर जाएं एनालिसिस के लिए। किसी पैथोलॉजी लैब नहीं, किसी एम्ब्रियोलॉजी लैब या आईवीएफ लैब में जाइए और अपना सीमेन एक्सपर्ट को दीजिए, वही बताएगा कि एक्चुअल इनसाइड क्या है सीमेन के। अच्छा मैडम, इससे रिलेटेड है कि भाई किसी को सीमेन एनालिसिस कब कराना चाहिए? लोगों को, जैसा अभी हमारी बात हो रही थी कि सीमेन सैंपल का वॉल्यूम देखा, बहुत अच्छा लग रहा है, खुद ही घर पे देखा, और शादी को एक लंबा समय हो गया, 2-3 साल हो गए हैं कोशिश करते हुए, तो एक सही तरीका क्या है एक पेशेंट के लिए? मैं बोलूँगा आज मुझे उठ के सीमेन एनालिसिस के लिए डॉक्टर साहब के पास चले जाना चाहिए। पर मोस्टली कपल्स हु हैव बीन ट्राइंग फॉर 1 ईयर, 1 साल अगर हो गया ट्राई करते हुए प्रेगनेंसी के लिए विदाउट यूजिंग एनी कॉन्ट्रासेप्शन, और इंटरकोर्स बराबर हो पा रहा है और प्रेगनेंसी नहीं आई है, तो उन्हें सीमेन एनालिसिस के लिए जाना चाहिए। एक सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट फॉरमोस्ट टेस्ट है। अगर फीमेल की एज 35 साल से ज़्यादा है तो 6 महीने अगर वो ट्राई कर चुके हैं तो उन्हें सीमेन एनालिसिस के लिए जाना चाहिए। एंड मेल में अगर हम बात करें, मोस्टली अगर उन्हें हिस्ट्री रही है किसी सर्जरी की, कोई टेस्टिकुलर ट्रॉमा की, अगर उन्हें खुद से ये फीचर्स हैं दैट द साइज ऑफ द टेस्टिस इज स्मॉल, टेस्टिस के आसपास कोई स्वेलिंग रही है, तो उन केसेस में वो यूजुअली जल्दी करा लेते हैं एनालिसिस टू सी कि सब कुछ ठीक है या नहीं। इनफैक्ट शादी होने से पहले बहुत सारे लोग आते हैं। सिमिलरली जिनका स्टेरॉयड अब्यूज़ की हिस्ट्री रही है,
कि जिम में सप्लीमेंट्स लिए, इंजेक्शंस लिए फॉर मसल मास बूस्टिंग, उन केसेस में सीमेन एनालिसिस शुड बी डन अर्ली, बिकॉज ये बहुत अब तो सबको ही पता है कि ये सीमेन पैरामीटर्स को अफेक्ट करते हैं। देन एक कैटेगरी ऑफ लोग होते हैं जिनका सेक्सुअल परफॉर्मेंस कम होता है, दे हैव इश्यूज विद इरेक्शन एंड इजैकुलेशन, दे आर द मैन इफ दे आर ट्राइंग फॉर कंसेप्शन, वो एटलीस्ट ये जानना चाहते हैं कि अपार्ट फ्रॉम दिस प्रॉब्लम क्या सीमेन ठीक है या नहीं है, सो उन्हें भी सीमेन एनालिसिस करवा लेना चाहिए। तो सर सीमेन एनालिसिस अगर किसी को कराना है तो उसके क्या प्री रिक्विजिट्स होने चाहिए? देखिए, सीमेन एनालिसिस कराने से पहले कि एक तो आपका गैप, कि आप लास्ट संबंध में कब थे, जो WHO बोलता है वो 2 से 5 दिन के बीच का गैप होना चाहिए एक सीमेन एनालिसिस के लिए। दूसरा, आपको सेंटर पे आके ही देना है, घर से नहीं लेके आना है। मैं एक स्टोरी बताता हूँ। एक बार क्या हुआ था, एक पेशेंट को हमने बोला सीमेन एनालिसिस के लिए सैंपल लाना है। वो घर गया और घर में जो निविया की डब्बी होती है ना, जिसमें क्रीम रखते हैं, उसको क्लीन करके उसमें डिब्बी में सीमेन सैंपल ले आया। अब वो स्टेराइल नहीं है, जितने भी स्पर्म थे उसके अंदर वो सारे के सारे डेड हो गए थे। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप क्लिनिक पे आएँ, सेंटर पे आए, वहीं पर आके सीमेन सैंपल दें। पर कई बार लोग क्या है, एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो मैं गौरव कपूर को सुन रहा था कि भाई सीमेन कंटेनर दिया और सीमेन कंटेनर का जो करीबन 100 ml का होता है, ठीक है, तो वो देखते ही उसने बोला कि कैसे पूरना है। तो एक्चुअली में क्या है, जितना आपका वॉल्यूम आ रहा है, जो भी आ रहा है, बस आपको कलेक्ट करना है, क्योंकि सीमेन कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेटिव है आपके टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन का, कि कैसा स्पर्म बन रहा है, किस क्वालिटी का बन रहा है और कितनी क्षमता है उसके अंदर oocyte को और एग को फर्टिलाइज करने की। तो जो भी आ रहा है उसे आपको कलेक्ट करना है और हम आगे देखेंगे उसकी कितनी क्षमता है। तो सर सीमेन एनालिसिस में क्या क्या पैरामीटर्स आप चेक करते हो? मैडम, सीमेन एनालिसिस में हम चेक करते हैं कॉन्सेंट्रेशन, मोटिलिटी, स्पर्म कैसे आगे भाग रहा है, एंड मॉर्फोलॉजी, बेसिकली स्पर्म दिखने में कैसा है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम एक रिपोर्ट बनाते हैं जो आपको देते हैं। तो आपने ये जो 3 पैरामीटर्स की बात की, इसके अलावा बाकी वॉल्यूम कितना है, देन उसके बाद उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, पस सेल्स की स्क्रीनिंग, वो सारे फिजिकल पैरामीटर्स भी हम रिपोर्ट में ज़रूर देखते हैं। लेट्स टेक ऑल दीज थिंग्स वन बाय वन। तो सबसे पहले तो काउंट क्या होता है? 2 चीज़ें लिखी रहती हैं मिलियंस में, टोटल स्पर्म काउंट एंड कंसंट्रेशन। व्हाट इज़ दिस एग्जैक्टली? देखिए मैडम, जो काउंट होता है ना, काउंट है कि एक पूरी इजैकुलेट में कितने नंबर ऑफ स्पर्म हैं, दैट इज़ द काउंट ऑफ द स्पर्म। एक होता है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली देते हैं हम रेफरेंस ऑफ ml। मान लीजिए 100 मिलियन पर ml, आपने देखा होगा रिपोर्ट में लिखा है, तो उसका मतलब है कि 100 मिलियन स्पर्म है पर ml ऑफ द इजैकुलेट। अगर जैसे अब मान लीजिए किसी का सैंपल है जिसका 100 मिलियन पर ml कॉन्सेंट्रेशन है और उसका वॉल्यूम है 2 ml, तो टोटल काउंट विल बी अराउंड 200 मिलियन। इतने सारे स्पर्म एक बार में आपकी इजैकुलेट में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है बेसिक काउंट और कॉन्सेंट्रेशन में। मैडम, इससे रिलेटेड ना मेरा एक बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछते हैं मुझसे पेशेंट, वो है कि एक पेशेंट है जिसका 2 मिलियन काउंट है और एक है जिसका 100 मिलियन काउंट है। ऐसा क्यों होता है कि भाई उसका 2 मिलियन काउंट है और उसका 100 मिलियन काउंट है, दोनों का लाइफस्टाइल ऑलमोस्ट सेम है, दिखने में एक जैसे है, पर उसका 2 मिलियन क्यों रह गया है? ऐसा क्या गड़बड़ हो गई है? गौरव, इसको कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया। WHO स्टैंडर्ड से अगर हम बात करते हैं 16 मिलियन पर ml सीमेन हमारा काउंट होना चाहिए। उससे यदि कम है तो हमें उसको इवैल्यूएट करना है, बिकॉज इट इज़ सब ऑप्टिमल फॉर प्रेगनेंसी। इसमें प्रेगनेंसी आने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब इवैल्यूएशन की जब बात करते हैं, स्पेशली जैसा आपने काउंट बोला 2 मिलियन, 2 मिलियन बहुत कम स्पर्म काउंट है। इसमें इम्पॉर्टेंट रोल आता है हॉर्मोन्स का, जेनेटिक्स का, क्योंकि इवेंचुअली प्रोडक्शन इज़ वेरी लेस, या कहीं रुकावट है इजैकुलेट के बाहर आने में, तो हमें टेस्टिकुलर लेवल पे प्रोडक्शन कंट्रोल होती है हार्मोन से जो ब्रेन से रिलीज हो रहे हैं। FSH, LH गोनाडोट्रोपिन्स होते हैं, एंड देन उसी के साथ बनता है टेस्टोस्टेरोन। सो ये चीज़, एंड वहाँ पे जो प्रोडक्शन मैकेनिज्म है, टेस्टिस के आसपास का टिश्यू, कोई ट्रॉमा नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, और साथ ही जेनेटिक्स ये रोल प्ले करते हैं इवेंचुअल स्पर्म प्रोडक्शन में। तो जब भी हमारे पास ऐसा कोई रिपोर्ट आता है, वी गेट हार्मोनल इवैल्यूएशन, अल्ट्रासाउंड एंड जेनेटिक टेस्टिंग, सो दैट वी नो एग्जैक्टली क्या कारण है और उस हिसाब से हम उसको डील करें। पर काउंट इट्स नॉट कि इतना कम होता है। आप ये देखो, फ़र्क ये भी होता है, आपने 100 मिलियन की बात करी, लोगों का अगर 30 मिलियन होता है वो उस पर भी कंसर्न होते हैं कि पिछली रिपोर्ट में हमारा 100 मिलियन था, अभी 30 मिलियन आया, सो वाई इज़ इट सो?
सो उस पर भी क्या है कि इट वेरीज बेस्ड ऑन कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, वेट पुट ऑन तो नहीं हो गया है, बिकॉज जितना ज़्यादा वजन होता है उतना फीमेल हार्मोन बढ़ता है बॉडी में, सो मेल फीमेल का रेशियो जो है डिस्टॉर्ट हो जाता है, उससे काउंट कम हो सकता है। देन हाउ स्ट्रेसफुल इज़ योर लाइफ, सो कितना रहे हैं, एक्सरसाइज हो रही है नहीं हो रही है, कैसी डाइट ले रहे हैं, कितना एंटीऑक्सीडेंट इंटेक है या नहीं है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं एक स्पर्म काउंट के लिए। सो इट कैन वेरी and it is not a matter of concern as long as it is still in the normal range. Also एक दिशा में लगातार कम अगर नहीं होता चला जा रहा है या हमारे अलर्टिंग लेवल से नीचे तो नहीं चला गया, जहाँ हमें हार्मोन और जेनेटिक्स के बारे में सोचना चाहिए। यही इसी से रिलेटेड पॉइंट है कि क्या मैडम जिसका 2 मिलियन है, अभी हम बात कर रहे थे, ये पेशेंट का स्पर्म बढ़ सकता है? कुछ ऐसी कंडीशन है जहाँ बोले कि हाँ भाई अभी तो आपका 2 है, मगर हम कुछ करेक्शंस करें या कुछ ट्रीटमेंट दें तो शायद ये 50 या 80 मिलियन भी हो सकता है। गौरव, जब भी कोई ऐसा रिपोर्ट होता है ना, पहली बात तो उसे एक बार और कंफर्म करना चाहिए। आई ऑलवेज टेल द पेशेंट, एक बार आप हमारे यहाँ सीमन एनालिसिस कराइए, टेक अ हिस्ट्री कि पूरा इजैक्यूलेट अच्छे से कलेक्ट हुआ था या नहीं हुआ था। कभी कभी इट इज़ ओनली द इनिशियल पार्ट जो डिस्कार्ड हो जाता है, तो रेमिनेंट में हमें बहुत फॉल्सली लो रिपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद जब हम हार्मोन की बात कर रहे हैं, अगर हमारे FSH LH हार्मोन्स जो ब्रेन से सिग्नल्स देते हैं वो कम साइड पे होते हैं, बहुत ईजिली इनको इंजेक्शन के माध्यम से अगर हम रिप्लेनिश करते हैं फॉर अराउंड 3 मंथ्स, दैट कैन लीड टू नॉर्मल सीमन प्रोडक्शन और नॉर्मल स्पर्म काउंट अचीव हो पाता है। बट अगर हमारे हार्मोनल रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है तो इसका मतलब प्रोडक्शन की जो प्रॉब्लम है दैट इज़ नॉट हार्मोन रिलेटेड, इट इज़ ईदर एट द टेस्टिकुलर लेवल। सो अल्ट्रासाउंड में अगर टेस्टिस का साइज स्मॉल आता है या फिर हमारा जेनेटिक्स ये बताता है कि ये कोई जेनेटिक इशू है, जैसे कि क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम होता है, वाई क्रोमोसोम माइक्रो डिलीशंस होते हैं, ये फैक्टर्स को आप रिवर्ट नहीं कर सकते। तो एक सीमन की रिपोर्ट पे बोल देना है ठीक हो सकता है नहीं हो सकता, ये भी लोग पूछते हैं कि हमारी सीमन की रिपोर्ट है तो आप टैबलेट बता दो कि ठीक कर दे। देयर इज़ नो टैबलेट जो इतने कम स्पर्म काउंट को ठीक कर सकती है। तो इसको इवैल्यूएट करना चाहिए। अगर उस कैटेगरी में आए जहाँ हम हार्मोन रिप्लेनिश कर सकते हैं, हमें हार्मोन रिप्लेनिश करना चाहिए, फिर हमारा बेटर हो सकता है स्पर्म काउंट। बट अगर नहीं, वी आर इनटू दैट कैटेगरी जहाँ द टेस्टिस इज गोइंग इनटू फेलियर, हमें जल्दी एक्ट करना चाहिए। बहुत सारे लोग, आई हैव नथिंग अगेंस्ट एनी होलिस्टिक मेडिसिन या किसी भी और तरीके की दवाई के लिए, बट ये समझिए कि 2 मिलियन से वो इतना सही हो जाए कि अगर आप कोई भी बाहर की दवाइयाँ ले रहे हो, होम्योपैथी आयुर्वेदिक कुछ ले रहे हैं, कि आप नेचुरल प्रेगनेंसी पा पाएँ, दिस इज़ अगेंस्ट एविडेंस। एक आधी बार किसी को प्रेगनेंसी हो जाएगी। हमारे पास भी पेशेंट आते हो, कहते हैं क्या मेरा चांस 0? मैं कहती हूँ नहीं, 2 मिलियन पे चांस 0 नहीं है। अगर बाकी लोगों में 15% है, आपका 5% से कम है, तो अगर वो 20 महीना ट्राई करेंगे, किसी एक महीना प्रेग्नेंट हो सकते हैं, बट दैट प्रेगनेंसी इज नॉट एट्रीब्यूटेड टू जो उन्होंने ऑल्टरनेटिव मेडिकेशन लिया है, वो चांस हमेशा से था। बट इट्स जस्ट दैट हमें टाइम टू कंसेप्शन दिमाग में रखना है कि हम उन्हें क्या इलाज दें ताकि प्रेगनेंसी जल्दी आ पाए। सो विद दिस द सम टोटल मैसेज वुड बी कि अगर स्पर्म काउंट हमारा बहुत लो है, इट नीड्स इवैल्यूएशन और सबका अलग इलाज होगा। ये नहीं कि कोई एक इलाज सबको दिया जा सकता है जिससे कि वो ठीक हो जाए। इसी से मैं ना स्पर्म के बारे में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ। स्पर्म जो बनते हैं वो बनते हैं स्पर्मेटोगोनिया से, ठीक है। वो एक स्टेम सेल्स है जिससे स्पर्म बन रहा है, और उसमें ना टाइप होता है, टाइप ए एंड टाइप बी, ठीक है। जो टाइप ए होता है ना वो डिवाइड होता है टाइप ए में और टाइप बी में दोबारा। तो कुछ स्पर्म ऐसे, स्पर्मेटोगोनिया ऐसे हैं जो खुद अपने आप को रेप्लिकेट करते रहते हैं, ठीक है, और कुछ हैं जो बी टाइप बन जाते हैं, वो जाके स्पर्म बनाते हैं, ठीक है। इसी यही एक रीज़न है कि कई बार बोलते हैं ना भाई लड़कियों के तो अंडे कम हो जाते हैं एट द एज, क्योंकि वो एक सर्टेन रिजर्व के साथ होते हैं, मगर लड़के एट द एज ऑफ 65-70 तक भी स्पर्म रहते हैं, क्योंकि उनकी जो ए वाले स्पर्मेटोगोनिया है वो अपने आप को रिप्लेनिश करते रहते हैं और बनाते रहते हैं। और शायद यही एक रीज़न है कि भाई आपके स्पर्मेटोगोनिया कहीं कम होते जा रहे हैं, इसीलिए आपके स्पर्म प्रोडक्शन कम हो रहा है, आपके स्पर्म नंबर ऑफ स्पर्म कम हो गए हैं, क्योंकि पीछे से आपके स्पर्मेटोगोनियल सेल पे इम्पैक्ट आया है। सो सर, टॉकिंग ऑफ कंसंट्रेशन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। आप हमेशा कहते हो एक किसी को नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए TMC, टोटल मोटाइल कंसंट्रेशन इम्पॉर्टेंट है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज मोटिलिटी? मोटिलिटी स्पर्म की कितनी होनी चाहिए और क्या इसको अगर कम है तो बढ़ाया जा सकता है? देखो, मोटिलिटी इज़ वेरी सिंपल, कि कोई चीज़ कितनी आगे जा रही है, हिल के मूव कर रही है।
क्योंकि जो इजैकुलेट होता है वो तो वजाइना में डिस्चार्ज हो जाता है, बाकी स्पर्म अगर वो मोटाइल है तभी वो ट्रेवल करेगा यूट्रस में, फेलोपियन ट्यूब में और जाके अंडे को फर्टिलाइज कर पाएगा। मान लीजिए आपका कॉन्सेंट्रेशन तो 100 मिलियन है मगर स्पर्म एक भी नहीं हिल रहा, यू विल नॉट बी एबल टू फर्टिलाइज द एग एंड प्रेगनेंसी नहीं आएगी। तो इसलिए बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि स्पर्म होने के साथ साथ मोटिलिटी भी होनी चाहिए। जो WHO बोलता है वो बोलता है अराउंड 40% मोटिलिटी होनी चाहिए। सर रिपोर्ट में अलग अलग तरीके की मोटिलिटी लिखी रहती है, तो पेशेंट इस चीज़ को पूछते हैं कि प्रोग्रेसिव, नॉन प्रोग्रेसिव, सो व्हाट कंपोनेंट इज एक्चुअली मोस्ट रेलेवेंट और कितना होना चाहिए? जो WHO का 6th एडिशन है ना, जो रिसेंट आया है, वो बोलता है मोटिलिटी 4 टाइप की होती है, A, B, C, D। जो A वाला है ना वो बेस्ट है, पहले बता देता हूँ। उसमें स्पीड होती है स्पर्म की 25 माइक्रोमीटर पर सेकेंड और सीधा भाग रहा है रॉकेट की तरह। जो दूसरा है B टाइप का, दैट इज 5 to 25 माइक्रोमीटर पर सेकेंड एंड C इज योर लेस देन 5 माइक्रोमीटर पर सेकेंड। बेसिकली ट्विच कर रहे होते हैं अपनी जगह पे, इनके बस की नहीं होता कि ये फर्टिलाइज कर पाए। एंड D इज योर इमोटाइल, जो वहीं पे रुके हुए हैं। तो बेसिकली आपका A और B कितने हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कंसीव करने की या एग को फर्टिलाइज करने की। तो जो हम लैब में चेक कर रहे थे, हम ज़्यादा ध्यान दे रहे होते हैं कि प्रोग्रेसिव मोटिलिटी यानी A और B वाले स्पर्म कितने ज़्यादा है एक इजैकुलेट के अंदर। मैडम जब हमारे पास सैंपल आता है लैब में, जनरली तो मैंने देखा ठीक आता है, मोटिलिटी अच्छी होती है, पर कभी कभी मोटिलिटी बड़ी कम आती है, जिसको हम बोलते हैं एस्थेनोजूस्पर्मिया। ठीक है, जहाँ पे मोटिलिटी 40% से कम हो गई है, वो दैट रिड्यूसेस टू अराउंड 10%। कॉन्सेंट्रेशन तो 100 मिलियन है मगर 10% स्पर्म मोबाइल है। तो ये मोटिलिटी कम क्यों होती है आपके हिसाब से? अगर मोटिलिटी एक्चुअली देखो, अगर फिजियोलॉजिकली देखें तो इट इज़ एक्वायर्ड पोस्ट टेस्टिस। और अगर हम मेल ट्रैक्ट की बात करते हैं, बहुत सारे एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं जो अपनी सिक्रीशन इजैकुलेट में पोर इन करते हैं। तो जब उन ग्लैंड्स का मोस्ट कॉमन रीज़न है कि इन्फेक्शन होता है किसी तरीके का, तो उस केस में मोटिलिटी कम होती है। बट हम सीमन एनालिसिस में पस सेल्स में देख सकते हैं, अगर पस सेल्स की मात्रा ज़्यादा है तो इट इंडिकेट सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन। सो दैट इज़ वन रीज़न। सेकेंड, जैसा हमने बात किया कि हमारा डाइट, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, ये रूटीन कैसा है, दिनचर्या कैसी है, इस सब पे निर्भर करता है। अगेन जो ओबीज लोग होते हैं उनके अंदर मोटिलिटी इज़ ऑन अ लोअर साइड। अब इसमें से सारे फैक्टर्स तो रिवर्टेबल नहीं होते हैं, बट देन हमने बहुत कॉमनली देखा है कि अगर हम इन्फेक्शन पिक कर सकते हैं, पसल ज़्यादा होने पे सीमेन कल्चर कराते हैं और हम उसको ट्रीट करते हैं, तो ये एक रिवर्सिबल कारण है, मोटिलिटी उस केस में बेटर हो जाती है। अगर बाकी चेंजेस की बात करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंटेशन की बात करते हैं, डाइटरी चेंजेस, एक्सरसाइज, इन सब पे अगर ध्यान देते हैं, स्मोकिंग बंद करते हैं, अल्कोहल कम करते हैं, तो कुछ कंपोनेंट ऑफ मोटिलिटी रिवर्ट होता है। बट एटलीस्ट एनी लाइफस्टाइल चेंज शुड बी इंस्टीट्यूटेड फॉर 2 months टू सी द डिफरेंस, बिकॉज एक स्पर्म का साइकिल होता है। तो ये सारे चेंजेस, वेट रिडक्शन अगेन, एंड कुछ दवाइयाँ भी होती हैं जो फीमेल हार्मोन को कम करती हैं, टेस्टिकुलर हार्मोन को, टेस्टोस्टेरोन का रेशो ठीक करती हैं, उससे भी मोटिलिटी बेटर हो जाती है। मैंने एक साइंटिफिक बात बताता हूँ कि एक्चुअल में अंदर क्या हो रहा है। जो बेसिकली मोटिलिटी कम होती है ना, वो होती है स्ट्रक्चरल डिफेक्ट ऑफ द स्पर्म। वन ऑफ द रीज़न इज़, जो अगर आप मान लीजिए जो स्पर्म है ना वो एक रॉकेट की तरह है, उसकी एक डायनेमिक्स है जिसकी वजह से वो आगे जाता है। तो कहीं ना कहीं आपका डायनेमिक्स ख़राब हो गया ना स्पर्म का, तो उसकी प्रोपल्शन और आगे जाने की क्षमता कहीं ना कहीं ख़राब हो जाती है। ठीक है, और दूसरा इम्पैक्ट है मिड पीस में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिससे बनता है एटीपी, जिसमें आती है स्पर्म के अंदर एनर्जी। एक स्पर्म के अंदर करीबन 80 से 100 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं मसलन। तो ज़्यादा बड़ा मिड पीस है, फैला हुआ है, ढंग से शेप नहीं बनी है उसकी, तो उस पर आरओएस का इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है, जो आपकी बाकी लाइफस्टाइल, हार्मोनल इम्बैलेंस, इन सबसे होके आता है। और उसकी वजह से, उस आरओएस के इम्पैक्ट की वजह से डीएनए पे फ़र्क पड़ता है, माइटोकॉन्ड्रिया पे, और वो एटीपी जनरेट नहीं कर पाता है और स्पर्म मूव नहीं कर पाता है। तो सर आपने जैसे ये स्पर्म के आकार प्रकार की बात की, तो तीसरे बात पे आते हैं विच इज़ मॉर्फोलॉजी। हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ मॉर्फोलॉजी कि स्पर्म कितना नॉर्मल लुकिंग है? बिकॉज इतनी रिपोर्ट्स हम देखते हैं, काउंट ठीक है, मोटिलिटी ठीक है, सिर्फ मॉर्फोलॉजी ख़राब है। सो ये कैसे सीमन सैंपल है? एंड विज़ाविज़ हमें पता है मॉर्फोलॉजी 4% ठीक होनी चाहिए, वो रिपोर्ट्स जिसमें 60-70% नॉर्मल मॉर्फोलॉजी लिखी होती है, तो क्या स्पर्म बहुत अच्छे गुड लुकिंग है कि उनसे पक्का प्रेगनेंसी आ जाएगी?
मैडम मॉर्फोलॉजी ना बड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है और मेरे बड़े क्लोज है। बहुत लोग शायद इस बात पे मेरे से गुस्सा भी हो जाए जो मैं बोलने जा रहा हूँ, बट सच्चाई है कि स्पर्म मॉर्फोलॉजी से बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है अगर काउंटर मोटिलिटी ठीक है आपकी तो, क्योंकि ऐसे एविडेंसेस हैं जहाँ पर एक भी स्पर्म नॉर्मल नहीं था। 100 मिलियन अगर कॉन्सेंट्रेशन है और एक भी स्पर्म नॉर्मल नहीं था, उसके बाद भी पेशेंट्स नॉर्मली कंसीव हुए हैं। एक बार नहीं, दोबारा भी कंसीव हुए हैं। ऐसी भी स्टडीज़ हैं जो बोलती हैं कि आप IUI करने जा रहे हो विथ एब्सोल्यूट टेरेटोजूस्पर्मिया बोलते हैं, एक भी नॉर्मल स्पर्म नहीं है वर्सेस नॉर्मल स्पर्म, द रिजल्ट ऑफ IUI इज सेम। इवन विथ IVF और ICSI द रिजल्ट्स आर सेम अगर कोई एब्सोल्यूट टेरेटोजूस्पर्मिया वर्सेस नॉर्मोजूस्पर्मिया है। मगर जो आप लैब की बात कर रहे हो कि भाई कहीं हम 40 देखते हैं कहीं 80 देख रहे हैं, बेसिकली उसे करना आसान काम नहीं है। मॉर्फोलॉजी नीड्स लॉट्स ऑफ डेडिकेशन टू सी। सबसे पहले तो उस पर आपको घंटों लगाने पड़ते हैं, आपको स्टेन करना पड़ता है, फिर आप उसकी पूरी डायनेमिक्स देखते हैं कि एक स्पर्म का यू काउंट अराउंड 200 स्पर्म ऑन माइक्रोस्कोप, और वो 1 मिनट में नहीं होता, इसके लिए आपको घंटे भर बैठना पड़ता है। यानी एक एक चीज़ आप देखते हो कि स्पर्म का हेड कितना बड़ा है, हर स्पर्म की मिड पीस कितनी बड़ी है, स्पर्म की टेल लेंथ कैसी है, कहीं 2 टेल तो नहीं है, कहीं 2 हेड तो नहीं है, एक्रोजोम छोटा तो नहीं है, स्पर्म कहीं फूला तो नहीं हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिपोर्टिंग एक आप यू कम टू द कंक्लूजन कि वो 4% है या नहीं है। तो सर आपने बात किया मॉर्फोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट है, फिर हम इतनी डेडिकेशन से इतने ध्यान से मॉर्फोलॉजी देखते क्यों हैं? मैडम दिल है कि मानता नहीं। द पॉइंट इज़ दैट ओनली कि ना हमें पता है कि कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है स्पर्म की मॉर्फोलॉजी से, मगर जब आप देख रहे होते हो ना एज एन एम्ब्रियोलॉजिस्ट, जैसे मैं ICSI भी कर रहा हूँ, मुझे पता है ख़राब स्पर्म वाले से भी इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर मैं कोशिश कर रहा होता हूँ मुझे नॉर्मल डालना है, क्योंकि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड चल रहा होता है कि यार ये अच्छा स्पर्म है दिखने में, इसका जेनेटिक कंटेंट भी अच्छा होगा, इसके अंदर DNA भी अच्छा होगा, इसका सेंट्रियोल भी अच्छा होगा, ये फर्टिलाइज भी कर पाएगा ऑन द बैक ऑफ द माइंड। जैसे इवन फॉर द IUI हम जो स्पर्म प्रिपरेशन की टेक्निक यूज़ करते हैं ज़्यादातर वो हम डबल डेंसिटी ग्रेडियंट यूज़ करते हैं। उसका प्रिंसिपल ही यही है कि ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी वो स्पर्म्स को नीचे ले आता है। तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि चांसेस बेटर रहते हैं कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट, थोड़ा सा बेटर स्पर्म जैसा भी है वो हम कर पाएँ इस चीज़ के लिए। और एट द एंड एक लाइन है, टेढ़ा है पर मेरा है, जो भी स्पर्म है जैसा भी है दैट बिलोंग्स टू इट एंड इट हैज़ अ कैपेबिलिटी टू फर्टिलाइज दी oocyte। सिर्फ में एक टाइप के होते हैं जिसे बोलते हैं मोनोमॉर्फिक एबनॉर्मलिटी, जहाँ पे क्या स्पर्म का ना हेड जो है वो गोल होता है, ग्लोबोजूस्पर्मिया बोलते हैं, उसमें एक्रोजोम नहीं होता है। इन स्पर्म के अंदर काबिलियत नहीं होती है कि वो जाके oocyte को फर्टिलाइज कर पाए और प्रेगनेंसी दे पाए। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इनके लिए स्पेशल टेक्निक चाहिए होती है जो हम यूज़ करते हैं लैब में। मैडम किसी का ना मैंने देखा है कि एक रिपोर्ट आती है जिसमें सारे पैरामीटर सही हैं, कॉन्सेंट्रेशन ठीक है, मॉर्फोलॉजी ठीक है, मोटिलिटी ठीक है, फिर कुछ दिनों बाद एक और रिपोर्ट आती है जिसमें दिखा होता है कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई है, मोटिलिटी या फिर मोटिलिटी कम हो गई है, या फिर मॉर्फोलॉजी एकदम से ख़राब हो गई है। तो क्या ये पैरामीटर वेरी करते हैं समय के साथ साथ या स्टेगनेंट रहते हैं, एक जैसे ही रहेंगे हमेशा? अगर सबसे पहली बात तो दोनों लैब सेम थी या नहीं थी, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सेकेंड थिंग कि कितना गैप है, अगर शॉर्टर एब्सटिनेंस होता है तो हमारी रिपोर्ट्स थोड़ी बहुत 19 हो जाती हैं, राइट। दूसरा, अगर कोई सडन चेंज इन रूटीन है, एनी काइंड ऑफ अक्यूट स्ट्रेस, हीट एक्सपोजर, रेडिएशन और केमिकल और ड्रग एक्सपोजर, तो वो उसको कम कर सकता है। वायरल इलनेसेस, कफ कोल्ड वगैरह में हम क्यों बोलते हैं कि अभी आप एनालिसिस मत कराओ, थोड़ा टाइम रुक जाओ, ठीक होने दो, बिकॉज इसका कहीं ना कहीं सप्रेसिव इफेक्ट होता है। सो हमारी रिपोर्ट वेरी करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे हमने बात किया कि एक स्पर्म साइकिल जो होती है वो 2.25-2.5 महीने टाइप की होती है, तो जो भी आपका सीमन एनालिसिस का रिपोर्ट 3 महीना पहले था, ज़रूरी नहीं है वो अभी हो, डिपेंडिंग अपॉन आपका बीच में कैसा रूटीन रहा है, कैसी स्पर्मेटोजेनेसिस, कैसा स्पर्म का प्रोडक्शन रहा है। सो इट कैन वेरी एंड देर आर सर्टन पेशेंट्स जिसमें हमने देखा है कि सीमन एनालिसिस टू बिगिन विद इज़ ऑल फाइन, बट जब हम उन्हें IUI के लिए लेते हैं तो ऑन द डे ऑफ IUI देर इज़ एन अक्यूट फॉल। वो बोलते हैं कि हमने ट्राई किया था क्योंकि आप बोल रहे थे ऑल्टरनेट डे इंटरकोर्स करो इसलिए ऐसा है, बट देन आप देखो फ़र्क थोड़ा बहुत ही आता है, ऐसा नहीं कि ड्रास्टिकली
हमारा स्पर्म काउंट मोटिलिटी कम हो जाए या स्पर्म बिल्कुल ना मिले, ऐसा इस वजह से नहीं होता। बट वी अंडरस्टैंड कि जो कपल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहा है, कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में होते हैं, एंड टू कम एंड गिव अ सीमन सैंपल इन एन IVF सेंटर इज ऑल्सो समटाइम्स अ स्ट्रेस फॉर अ मेल। सो उसकी वजह से भी कभी कभी हमने देखा है कि स्पर्म काउंट मोटिलिटी बड़ा ख़राब आता है। तो मैडम वेरिएशन से एक पॉइंट याद आता है कि कई बार होता है कि आप सैंपल देने तो गए हो, आपको इरेक्शन हुआ है, मगर जब आप डिस्चार्ज करने जाते हो कंटेनर में तो कुछ आता ही नहीं है, सीमेन आया ही नहीं है कंटेनर के अंदर, या फिर कोई वॉल्यूम ही नहीं, या फिर एक ड्रॉप आई है। तो इसका क्या रीज़न होता है, ये क्यों होता है? और बहुत बार तो देखो क्या है, एज आई सेड इट इज़ अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेस ऑल्सो दैट लीड्स टू दिस। बट एक कंडीशन होती है जिसमें जो सीमेन है वो रेट्रोग्रेड यूरिन में इजैकुलेट हो जाता है। तो ऐसे में अगर हमें इस चीज़ का डाउट होता है, वी कैन एक्चुअली टेक द यूरिन सैंपल और उसमें हम उसको एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करके उससे स्पर्म को यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर एनी प्रोसीजर दैट वी आर प्लानिंग। सो इट्स अ रेयर थिंग टू हैपन, बट येस हमें इसको दिमाग में रखना चाहिए अगर हमारा वॉल्यूम बिल्कुल नहीं आ रहा इन समबडी वाज ऑलरेडी गिवन सीमेन सैंपल। और दूसरा, अगर हमें लगता है कि दिस नॉट बी द थिंग, हम थोड़ा सा उन्हें बोलते हैं कि आप डिस्ट्रेस हो जाइए, घर जाके सैंपल दे दीजिए, होम कलेक्शन का ऑप्शन देते हैं, बट कंटेनर ऑफ कोर्स अपने यहाँ से देते हैं। इन अ कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मेल सैंपल दे पाते हैं। तो ये वाली प्रॉब्लम मोस्टली सॉर्ट आउट इस तरीके से हो जाती है अगर पहले सीमेन एनालिसिस ठीक आए। और इसी के साथ साथ कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लड आता है सीमेन सैंपल में, उसका कलर चेंज हो जाता है। वैसे तो सीमेन का कलर ग्रे होता है, और कभी कभी देखा है लाल होता है। तो ये क्यों होता है कि ब्लड आ गया सैंपल में? और अक्यूट इन्फेक्शन की निशानी हो सकती है, पस सेल्स होना, ब्लड होना, एंड देन सेकेंड बिकॉज ऑफ एनी टेस्टिकुलर ट्रॉमा या इन्फेक्शन देर इज़ अ ब्रेकेज इन द ब्लड टेस्टिस बैरियर, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। सो ये बाकी कारण सिस्टमिक इवैल्यूएट करने चाहिए। और अगर कोई खुद ही नोटिस कर रहा है चेंज इन कलर ऑफ द सीमेन, दे शुड रिपोर्ट इमीडिएटली टू अ यूरोलॉजिस्ट, बिकॉज ये पिक हो जाएगा एंड रेयरली इट इज़ एसोसिएट विद कैंसर्स ऑल्सो। सो दिस हैज़ टू बी इवैल्यूएटेड। किसी भी ऐसे सिम्टम को इग्नोर नहीं करना चाहिए अगर कोई सेल्फ पिकअप कर रहा है तो। ठीक है मैडम, हमने इन सब के बारे में तो बात कर ली, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि सारे पैरामीटर ठीक है, पेशेंट का वॉल्यूम भी अच्छा है, मोटिलिटी भी अच्छी है, मॉर्फोलॉजी भी अच्छी है, सब कुछ सही है और कोई फीमेल फैक्टर नहीं है, उसके बाद भी प्रेगनेंसी नहीं आ रही है। अब क्या करे पेशेंट? पर आजकल ना इट्स नॉट जस्ट सीमन एनालिसिस, आप देखोगे देर आर वेज टू मेजर द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ऑल्सो, कि आपके बॉडी में कितने ROS बन रहे हैं जो स्पर्म को डैमेज कर सकते हैं, उसको हम नाप सकते हैं। तो सीमन एनालिसिस तो ठीक होता है, सब कुछ सही है उसमें, बट उसके बावजूद भी ऐसा हो सकता है दैट एट द लेवल ऑफ द स्पर्म देयर इज सम इशू। सो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मेजर होना एक बहुत कॉमनली डन टेस्ट है। हमने तो आजकल देखा है रूटीन एनालिसिस के साथ ही वो होता है, DFI, DNA फ्रैगमेंटेशन इंडेक्स। सो स्पेशली जिसके अंदर हमें कोई हिस्ट्री है स्मोकिंग की, स्मोकिंग 20 सिगरेट्स अ डे, उनमें हमने देखा DFI बहुत रिजन आता है। सो ये सारे जो एक्स्ट्रा टेस्ट है वो हमें हेल्प कर सकते हैं ये पता करने में कि बियॉन्ड द सीमन एनालिसिस अगर हम जानना चाहते हैं कि स्पर्म में कुछ प्रॉब्लम है तो वो क्या है और उसका फिर हम इलाज कर पाए। बट डू वी रियली नीड टू टेस्ट इट इन एवरीबडी जो भी प्रेग्नेंट नहीं हो रहा? लाइक अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी एक बहुत बड़ा अपने आप में टॉपिक है। आप बात करो अंडा ठीक बन रहा है, ट्यूब्स ठीक है, सीमन एनालिसिस ठीक है, और हमने पेशेंट को IUI एडवाइस किया और 2 IUI भी फेल हो गए। सो इज़ दैट अ रीज़न वेयर वी शुड गो एंड टेस्ट फॉर ऑल दिस? टू नो, आई थिंक DFI की जो टेस्टिंग है हिस्ट्री बेस्ड है, लाइफस्टाइल बेस्ड है कि हम बात करें कि कैसा है कैसा नहीं। देन पुअर फर्टिलाइजेशन इन IVF, रिपीटेड प्रेगनेंसी लॉसेस, ये कुछ कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स हैं जिनके अंदर हमें एडवांस स्पर्म टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें उन्हीं पेशेंट्स को ये एडवाइस करना चाहिए। अच्छा मैडम, इसके साथ साथ ना एक और चीज़ होती है कि भाई आपका जो स्पर्म का एक्रोसोम है वो कितना पोटेंशियल है, वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसपर रिसेप्टर है कि नहीं है। तो उसके लिए एक स्पेशल टेस्ट होता है हेमीजोना एसे टेस्ट। उसमें क्या होता है, स्पर्म जाके कितने अटैच हो रहे हैं जोना के साथ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिपोर्टिंग मिलती है कि एक्रोसोम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो आपके पास पर्टिकुलर रिसेप्टर्स हैं कि नहीं स्पर्म के बाद जिसके जोना पे अटैच हो। तो कई बार इन वेरी लेस नंबर ऑफ पेशेंट ये प्रॉब्लम होती है कि सब कुछ सही है
but those receptors are missing to fertilize the oocyte. And जैसा आपने बोला ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बारे में, ये सब कहीं ना कहीं जाके स्पर्म के डीएनए को ख़राब कर रहा होता है. दिखने में तो अच्छा है स्पर्म, पर अंदर से डीएनए ख़राब है, जिसकी वजह से वो फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है या फिर ख़राब क्वालिटी के एम्ब्रियोज बना रहा है, जिससे प्रेगनेंसी नहीं आ रही है. सो आई थिंक सर हमने काफ़ी इन डिटेल सीमन एनालिसिस, मेल फैक्टर कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है प्रेगनेंसी ना आने पे, इस पे आज बात की. एंड कंटिन्यूइंग विद द मेल इनफर्टिलिटी, आई थिंक हम अगले पॉडकास्ट में इस पे ज़रूर बात करेंगे. जब स्पर्म काउंट बिल्कुल ज़ीरो है तो क्या करना चाहिए. सो कीप वॉचिंग आवर पॉडकास्ट चैनल फर्टिलिटी फोकस. और अगले पॉडकास्ट में हम एजोस्पर्मिया, ज़ीरो स्पर्म काउंट या नील स्पर्म काउंट के बारे में बात करेंगे. आई होप आपको जो भी कमेंट्स हमारे पास आए थे, हमारा स्पर्म काउंट, मोटिलिटी इतना है, तो उसके आंसर्स आज के पॉडकास्ट में मिले हों. और अगर इसके अलावा आप मेल हेल्थ या सीमन एनालिसिस की अपनी रिपोर्ट के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो हमारे कंसल्टेशन के लिए नंबर्स नीचे अवेलेबल हैं. वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू इन योर फर्टिलिटी जर्नी. थैंक यू. Thank you.